अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब विकेट कीपर बैट्समैन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के पास तीन ऑप्शन इस वक्त मौजूद हैं। हमारे पास एक पुराना चावल है और एक मंझा हुआ खिलाड़ी है और एक नया नवेला खिलाड़ी है। सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस, इन तीनों को किस तरह यूज़ कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर इनके अलावा भी कोई विकेट कीपर बैटर है? अगर है भी तो उसको थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है। लेकिन ये तमाम तर खिलाड़ी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सरफराज, रिजवान और हारिस, ये तीनों जो हैं इस वक्त पॉलिश हुए हुए हैं। हारिस के ऊपर तो काफ़ी काम भी हुआ है और अब उसको पूरी दुनिया के सामने अपनी अपनी जो एबिलिटी है, स्किल है, वो दिखाने का मौका मिलना है और उसके लिए उसको मुकम्मल तौर पर तैयार होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अरसे से उसको चांस मिल रहा है और इन एंड आउट टीम के अंदर रहता है। अब सबसे पहले अगर बात की जाए कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है, किस फॉर्मेट के लिए ज़्यादा अच्छा है, और दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है, तो मेरी सबसे पहली चॉइस जो है, पहले अगर बात की जाए सरफराज अहमद की, तो सरफराज अहमद ऑलमोस्ट जो हैं उनका करियर जो है वो मुश्किल से अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर, शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर तो शायद वो कुछ चले पीएसएल की हद तक, लेकिन पाकिस्तानी टीम के अंदर उनका आना जो है वो इंतहाई मुश्किल नज़र आ रहा है। सरफराज अहमद क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर 11 ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो मैच हो रहा है उसके अंदर विकेट कीपिंग कर रहे थे और उन्होंने 3 चांस जो हैं वो ज़ाया किए हैं, जिस वजह से ये वीडियो बनाने का मैंने सोचा और उसके बाद ऑप्शंस जो हैं वो कुछ डिस्कस करने थे और आप लोगों की मालूमात में इजाफे के लिए, और आप लोगों से भी कुछ गुजारिश है कि अगर मैं कुछ चीज़ें भूल जाऊं या चीज़ों को शामिल ना करूं तो आप लोग भी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर आकर मेरी बात से बात बढ़ा सकते हैं और हो सकता है जिन चीज़ को मैंने मिस किया है उसको जो है वो आप आगे बढ़ा सकते हैं। सरफराज अहमद की अगर बात की जाए तो ये दौरा जो है मेरी नज़र में, सरफराज अहमद बहुत अच्छा खिलाड़ी था, सब कुछ था, उसने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी 2008 से लेकर अब तक पाकिस्तान के लिए उसने बहुत कुछ किया है और अब जो है वो सरफराज अहमद का करियर जो है वो इख्तिताम की जानिब है और उसके लिए मेरी ये भी इस बारे में वीडियोस बनी हुई हैं जिनके अंदर मैंने इस बात का इजहार किया था कि सरफराज की ये जो सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ये आखिरी सीरीज़ हो सकती है और आखिरी सीरीज़ है भी। अब सरफराज अगर इस वक्त ये फ़ैसला ना करे तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। जो लोग समझते हैं कि सरफराज अहमद को इस पॉइंट के ऊपर इस सीरीज़ के अंदर जो है वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर लेना चाहिए रिटायरमेंट के बारे में, तो वो लोग भी ज़रा सा मैसेज करें और कमेंट सेक्शन के अंदर आकर बताएं कि क्या ये मौका सही है सरफराज अहमद के लिए कि वो इस सीरीज़ के बाद जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दें या सीरीज़ के बीच में ही या अभी से ऐलान कर दें कि भाई ये मेरी आखिरी सीरीज़ है और उसके बाद मैं जो हूँ वो टेस्ट सीरीज़ से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। वनडे और T20 फॉर्मेट के अंदर वो ख़ुद को जो है वो रिटायरमेंट ना लें, क्योंकि आगे चलकर जो है वो वनडे फॉर्मेट के अंदर सरफराज की जगह बन सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि T20 फॉर्मेट के अंदर जो है वो सरफराज अहमद इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से नहीं, इंटरनेशनल लेवल के अंदर जो है वो सरफराज किसी भी तरह जो है वो फिट होते हुए नज़र आते हैं। और सरफराज अहमद ने अपना शानदार करियर जो है उसके साथ बहुत सी चीज़ें रहीं, मुखालफतें हम लोग देखते रहे, और अगर सरफराज से इस बारे में बात की जाए तो वो तमाम तर चीज़ों को झुटलाता हुआ नज़र आता है। वो कहता है किसी ने कोई मुखालफत नहीं की थी, जो कुछ हुआ है मेरे साथ ऐसा होना था, अल्लाह की मर्ज़ी थी और जो कुछ भी हुआ है, इसलिए अब हम मुखालफतें और मुखालफीन के जो नाम हैं वो हम ना ही लें तो अच्छा है। किसने मुखालफत की, किसने आउट किया सरफराज को, किसने इन किया दोबारा और कौन उसके साथ था, कौन उसके ख़िलाफ़, ये सारी बातें अब बेमानी हो चुकी हैं। क्या वक़ार यूनुस का किरदार था, क्या मिसबाउल हक का, उसके बाद बाबर आजम ने क्या कुछ किया, रमीज़ राजा क्या करते हुए पाए गए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब डिस्कस करना जो है वो इतनी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं कि अब जो है वो बात करना बेकार है। इसलिए सरफराज अहमद को जो है वो अपने करियर के ऊपर इस बारे में अब फैसला कर लेना चाहिए कि सरफराज अहमद जो है वो टेस्ट सीरीज़ से के बाद जो है क्या दोबारा वेट करेगा, एक जो टेस्ट सीरीज़ है 11 महीने 10 महीने के बाद उसका, और उसके बाद उसका टेम्परामेंट कैसे होगा, क्योंकि 3 चांसेस जो हैं वो इस प्राइम मिनिस्टर 11 के ख़िलाफ़ जो मैच है उसके अंदर ज़ाया कर चुके हैं सरफराज अहमद। और इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ थी उसके अंदर केन विलियमसन का जो उन्होंने आउट ज़ाया किया था, उसके बाद केन विलियमसन जो है वो 200 रन बना चुका था
200 रन उसने किए और बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो सरफराज अहमद ने ज़ाया किए थे। और एज के साथ साथ जो है वो आपकी नज़र भी ज़रा मुतासिर होती है, आपकी जो रिएक्शन पावर जो होती है, रिएक्शन टाइम जो होता है, वो सब चीज़ों के ऊपर असर पड़ता है एज के साथ साथ। और इसीलिए सरफराज अहमद जो हैं वो अब नज़र आ रहा है कि उनकी एज जो है वो उनका अब साथ नहीं दे रही है, ना उनको सही से बॉल हैंडल करनी आ रही है, ना उनको सही से बॉल शायद नज़र भी नहीं आ रही, और जो रिएक्शन टाइम है वो काफ़ी लेट है सरफराज अहमद का। दूसरे नंबर पर जो खिलाड़ी है वो है मोहम्मद रिजवान, हर तरह से आजमाया हुआ, हर तरह का शॉट खेलने वाला इस शख्स ने, लोग कहते हैं कि मैं उसकी बुराई करता हूं या मैं उसको पसंद नहीं करता, फेवरेट खिलाड़ियों में शामिल है पाकिस्तानी टीम में मोहम्मद रिजवान मेरा। जिस तरह उसने अपने गेम को जो है वो संवारा है, अपने गेम को पॉलिश किया है, एक आम सा खिलाड़ी होने के बाद उसने अपने आप को एक ख़ास खिलाड़ी बनाया है। मोहम्मद रिजवान की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। अपने टैलेंट की बुनियाद के ऊपर टीम के अंदर आया और जो भी चीज़ें थी सरफराज अहमद को पीछे रखने के लिए या जो चीज़ें थी सब चीज़ों को साइड में रख दें। आज कोई नेगेटिव बात नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें जो डिस्कस की जाएंगी कि मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान को जो है वो कौन कौन ज़्यादा सर्व कर सकता है और मुस्तकबिल की टीम क्या हो सकती है। तो सरफराज को हमने अलग कर दिया टेस्ट से, और वनडे के अंदर या फिर T20 के अंदर वो अपने आप को ओपन रखें, क्योंकि हो सकता है किसी लीग से या फिर 4 पैसे बनने की उनकी बात हो जाए। तो इसलिए जो है इमाद वसीम आमिर जैसा खिलाड़ी अगर रिटायरमेंट ले रहा है तो सरफराज को T20 या फिर इंटरनेशनल फॉर्मेट से रिटायरमेंट क्यों नहीं लेनी चाहिए, एक सवाल हो सकता है। लेकिन एक विंडो ओपन रखनी चाहिए कि अगर कोई भूली भटकी कोई लीग की ऑफर आ गई या फिर PSL से भी आप खेल रहे हैं तो फिर इसलिए इन चीज़ों को जो है वो ज़रा सा साइडलाइन कर दें। और वनडे और T20 फॉर्मेट में अभी सरफराज को रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि टेस्ट मैचेस से जो है टेस्ट फॉर्मेट से सरफराज को फौरी तौर पर रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। दूसरे नंबर पर जो रिजवान की हम बात कर रहे थे, रिजवान ने जिस तरह अपने आप को पॉलिश किया है और एक जिस तरह पिछला टूर जो था ऑस्ट्रेलिया का, उसके अंदर जिस तरह पहला टूर जो रिजवान का था ऑस्ट्रेलिया का, जिसके अंदर उसको मार पड़ी और जिस तरह वो आउट हुआ, फ्लॉप टूर्नामेंट था उसका, उसके बाद जिस तरह उसने कमबैक किया, और वो याद है मैच जिसके अंदर इंडिया के अंदर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने 10 विकेटों से पाकिस्तान को फतह दिलवाई थी। हर तरह का ये खिलाड़ी शॉट खेल सकता है और टेस्ट फॉर्मेट के अंदर भी ये खिलाड़ी फिट होता है और वनडे के अंदर भी, T20 के अंदर तो बिल्कुल ही फिट होता है। तो अब बर्डन की बात है, खिलाड़ी अगर एक ही खिलाड़ी को हम तीनों फॉर्मेट खिलाएंगे, फॉर्मेट खैर टेस्ट फॉर्मेट तो जो खैर बहुत कम ना होने के बराबर होता है, वनडे फॉर्मेट भी कभी आ गया कोई आ गया। पाकिस्तान ने एक साल के अंदर 14 वनडे मैचेस खेले थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि T20 कितनी ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए रिजवान जो है और मोहम्मद हारिस जो है, इन दोनों खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो एक साथ भी टीम के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि हारिस जो है वो उसको एज अ जानशीन जो है वो मोहम्मद रिजवान ग्रूम करें अपना, और दोनों या तो टीम के अंदर हो, जैसे कि जोस बटलर और जॉनी बैरिस्टो इंग्लैंड के अंदर एक टीम के अंदर मौजूद होते हैं और एक खिलाड़ी कभी कोई कीपिंग कर रहा होता है कभी कोई कीपिंग कर रहा होता है। हम लोग के साथ यही मसला है। हमने राशिद लतीफ़ और मोइन खान को इस तरह रखा था कि एक आएगा तो दूसरा जाएगा, लाजमी सी बात है। अब मोइन खान ने 1992 का वर्ल्ड कप खेला, अगला वर्ल्ड कप जो 1996 का था वो राशिद लतीफ़ साहब खेलते हुए नजर आए, उससे अगला वर्ल्ड कप जो था 1999 का वो मोइन खान साहब ने खेला, और उसके बाद अगला वर्ल्ड कप जो था वो राशिद लतीफ़ साहब ने 2003 का खेला। इस तरह डिवाइड कर दिया। हमने कभी नहीं देखा, मैंने एक मैच देखा है, मुझे अपनी उसके अंदर याद है, मैं छोटा था काफ़ी, लेकिन मैंने एक मैच देखा है जिसके अंदर राशिद लतीफ़ और मोइन खान दोनों खिलाड़ी मौजूद थे और वो उस टीम का प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। इंडिया के खिलाफ शायद मैच था या कोई और सहारा कप था, क्या था, कनाडा के अंदर जो होता था, तो उसके अंदर मोइन खान जो है वो जिसे कहते हैं ना आप एतमाद और जिसे कहते हैं बड़ापन, वो उन्होंने दिखाया था। और उस मैच के अंदर आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि राशिद लतीफ़ जो है वो कीपिंग कर रहे थे। राशिद लतीफ़ और मोइन खान के अंदर से जब भी किसी का मवाजना किया जाए, ज़्यादातर लोगों की राय आती है कि राशिद लतीफ़ जो है वो नंबर 1 विकेट कीपर था, और बैटिंग तो दोनों, मोइन खान ज़्यादा अच्छा बैटर था और नंबर 2 विकेट कीपर जो है वो मोइन खान हुआ करता था। लेकिन बैटिंग के अंदर जो है वो राशिद लतीफ़ इतने ज़्यादा अच्छे शॉट नहीं खेलते थे जितने मोइन खान, और ख़ास तौर पर आखिरी ओवर के अंदर मोइन खान जिस तरह भागम दौड़ करके 100 रन पाकिस्तानी टीम बना लेती थी आखिरी 10 ओवर्स के अंदर, तो मोइन खान जो है वो जल्दी जल्दी रन बनाने, रनिंग बिटवीन द विकेट मोइन खान की, और इंतहाई एक्टिव खिलाड़ी जो है
वो पाया जाता था। अब हमने कभी नहीं देखा, एक मैच मैंने देखा है कि मोइन खान और राशिद लतीफ़ खेलते थे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं देखा कि दोनों खिलाड़ी जो हैं वो टीम के अंदर हो। ये पता नहीं कौन सी अनापरस्ती है, क्या मामला है। हो सकता है उस ज़माने के अंदर ये चीज़ें होती हों कि विकेट कीपर एक ही खेलेगा, बाकी 6 बैट्समैन जो हैं उनके अंदर एक विकेट कीपर भी शामिल होगा और बाकी 5 जो है वो बॉलर्स होंगे, उनमें स्पिनर्स और फास्ट बॉलर दोनों शामिल होंगे, ऑलराउंडर समेत। तो अगर इस वक्त की क्रिकेट की बात की जाए, इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो रही है और अगर मोहम्मद रिजवान को हम, जैसे कि सरफराज अगर रिटायरमेंट ले लेता है, फिर तो तीनों फॉर्मेट जो हैं उसके अंदर जो है मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस को, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एज अब सरफराज की नहीं है कि उनको वनडे टीम के अंदर या फिर T20 टीम के अंदर शामिल किया जा सकता है। तो मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस को ही हम अगर अलग करके रखें तो एक फॉर्मेट के अंदर मोहम्मद रिजवान, और अगर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है मोहम्मद रिजवान को, तो हमारे पास मोहम्मद हारिस जो है वो भी मौजूद रहे और इन एंड आउट दोनों खिलाड़ियों को जो है वो टीम के अंदर रखना चाहिए, या दोनों को साथ रखना चाहिए, या फिर एक को रेस्ट देकर दूसरे को खिलाना चाहिए। इस तरह दोनों खिलाड़ी जो हैं वो बन जाते हैं और मोहम्मद रिजवान को ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए मोहम्मद हारिस के ऊपर, अपने तौर पर, कोई बताए नहीं उसको, अपने तौर पर खुद ही वो उसको तैयार करे मुस्तकबिल के लिए और एक तरह से जानशीन के तौर पर जो है वो पूरी दुनिया से मुतारिफ़ करवाए। जो जो उसकी खामियां हैं मोहम्मद हारिस की, वो मोहम्मद रिजवान सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो दूर कर सकता है। अगर कोई और मसला है तो मोइन खान और राशिद लतीफ़ साहब दोनों हाजिर हैं, हमेशा ये वाली बात बोलते हुए नजर आते हैं कि इन दोनों के जो भी खिलाड़ी आएगा उसको वो हमेशा वेलकम करते हैं और जो भी उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है वो प्रॉपर फराहम करने को वो हमेशा एनी टाइम तैयार हैं। तो अगर कोई मसला है तो इन लोगों के पास जाएं, वरना आप लोग इस तरह, और पीसीबी की एक ख़ास जिम्मेदारी है कि वो किस तरह इन दोनों खिलाड़ियों को यूज़ करता है और इन एंड आउट दोनों खिलाड़ियों के ऊपर बर्डन भी ना पड़े, अपने ख़ानदान के साथ भी रह सकें और टीम के अंदर भी ट्रैवल कर सकें। कोई खिलाड़ी अगर दौरे पर गया हुआ है तो दूसरा खिलाड़ी अपनी फैमिली के साथ है और दूसरा जब फैमिली के साथ मौजूद है तो दूसरा जो है वो दौरे के ऊपर चला जाए। इस तरह हम अगर यूज़ करें तो पाकिस्तानी टीम का जो है वो विकेट कीपिंग का मसला जो है वो हल हो सकता है। अगर कुछ ज़्यादा ही मसला है तो दोनों खिलाड़ियों को भी आप ले सकते हैं, दोनों ही ओपनिंग भी करते हैं, दोनों किसी भी नंबर पर खेलने को तैयार हैं, हर तरह की शॉट्स जो हैं उन लोगों के पास तब रेडी हैं। मोहम्मद हारिस को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि मोहम्मद रिजवान ने किया था। वीडियो आपने देखी है, आप इस बात से किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं ज़रूर बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर आकर कि मैंने कोई चीज़ मिस की है या फिर आप समझते हैं कि इसके अलावा कोई और चौथा ऑप्शन भी है पाकिस्तान के पास। अगर वो होगा तो फिर बहुत ज़्यादा अर्ली नहीं हो जाएगा। इन तमाम तर चीज़ों का जवाब और जो आपकी राय है वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो आपने देखी है, बेहद शुक्रिया।